अंजलि, सत्येंद्र, बिलाल, बहुत बढ़िया। राम प्रवेश चौरसिया, बहुत बढ़िया। देखो आपकी क्लासेस ना सुबह 7 बजे होने वाली थी, लेकिन नींद नहीं खुली, सॉरी। लेट नाइट काम किया हूँ, 3 बजे तक जगा हूँ, तो बस 4 घंटे सोया। 7 बजे उठने की प्लानिंग थी, कोई अलार्म काम नहीं किया, इतनी गहरी नींद में था। अभी भी आंखों में जलन सी हो रही है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन थ्योरी प्लस टेस्ट पढ़ने वाले हम लोग। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? थ्योरी प्लस टेस्ट, है ना। आज एक ही क्लास है आपका, थ्योरी प्लस टेस्ट। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन थ्योरी प्लस टेस्ट पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। 1 नंबर ये आपको देगा, कंफर्म 1 नंबर आपको ये देता है, कंफर्म 1 नंबर। ठीक है, चलो कंफर्म 1 नंबर ये आपको प्रोवाइड करता है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ थ्योरी प्लस टेस्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज को पढ़ेंगे। स्पीड थोड़ी शुरुआत से ही हाई रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, टेस्ट लगा लेंगे। टेस्ट में भी बहुत अच्छे प्रश्न मैं लेके आया हूं, 25 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको कहते क्या है ना? यूनाइटेड नेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। यूएनओ बहुत फेमस नाम है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग सुने होंगे, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को। 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? अगर मेन उद्देश्य इसका देखें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है वो बनाए रहे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसलिए इसको किया गया था। देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे, संबंध बढ़े, है ना। दो देश जो है एक दूसरे से प्रेम करे, एक देश दूसरे देशों से, इस तरह का भी हो, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और मानवीय समस्याओं का समाधान जो है वो हो सके, इसलिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। मानव अधिकार, जो अलग अलग देशों में मानव अधिकारों का हनन होता है, इंसान के हक की को नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा, इंसानों की स्वतंत्रता है उसकी रक्षा हो सके, इसके लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें बिना को कॉम्प्रोमाइज किए हुए अगर आज विकास करते हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए धरती को खराब नहीं करते हैं, क्लियर है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सतत विकास ऐसा विकास होता है जिसमें आज तो विकास कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर जनरेशंस को भी सारी चीजें अवेलेबल होंगी, उनका फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो दिक्कतों में, मुश्किलों में नहीं रहेगा। हम लालची नहीं हो रहे हैं, हम एक ऐसा विकास करने जा रहे हैं जो आने वाले जनरेशंस के लिए भी धरती आज जैसी है वैसे ही कल मिले या आज से ज्यादा खूबसूरत मिले। ऐसा नहीं कि आने वाले जनरेशंस को धरती रहने लायक ही ना रहे, ऐसे विकास को सतत विकास नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। तो सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें आज की विकास को पूरा करे बिना फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज किए हुए, ठीक है। सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना यह भी इसका उद्देश्य था। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, न्यूयॉर्क के अंदर में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है ना। मूल संधि बात करें तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा इसको बनाया गया। कुल मिलाकर के 193 देश अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यता ले चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। सदस्य देशों की बात करें तो कुल मिलाकर के 193 देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की थोड़ी सी इतिहास में जाएं तो ये जब इनका जन्म हुआ था वो किन परिस्थितियों में हुआ था, इसको अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध की भयावता के बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था सन 1939 से 1945 के बीच, किस तरह से वहां पर परमाणु बम गिरे, एक देश दूसरे देश पर कब्जा करने को तैयार था, ये सब कुछ जब हो रहा था, रेशम आरा, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 4 इयर्स का हो गया, 2 इयर्स का, जो पढ़ो आप, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की भयावता के बाद शांति स्थापित करने की आवश्यकता जो है यहां पर महसूस हुई और इसको लेकर के एक इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का यहां पर कमी महसूस हुआ कि इसको बनाया जाए। कैसे कैसे ये बना, इसके इतिहास में अगर जाएं तो सन 1944 में वाशिंगटन में डॉम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन यहां पर एक किया गया। उसके बाद
अगले ही साल सन 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किया गया, जिसमें 50 देशों ने यहां पर भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? लगभग 50 देशों ने यहां पर भाग लिया। चार्टर की पुष्टि हुई 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, और इसी दिन जो है क्या हुआ, हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है फाइनली बन गया, रूप ले लिया। नहीं खत्म हुआ अनवर अली, वो डिपेंड करता है कि आप किस बैच में हो। जब तक अनाउंस नहीं करेंगे नहीं खत्म होगा। ओरिएंटेशन पीडीएफ देख लो, आखिरी लेक्चर कौन सा था, क्या वो हो गया है तब खत्म हो गया है। बैच 3 के अंदर में अभी भी बचा हुआ है, बहुत सारा बचा हुआ है, ठीक है। बैच 2 में लगभग फुल हो गया है। आइए चार्टर की पुष्टि करते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ बना। इसे संयुक्त राष्ट्र दिवस के तौर पर माना जाता है। क्यों 24 अक्टूबर 1945 को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन चार्टर की पुष्टि हुई थी, और इसी दिन से क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो बन के तैयार हो गया। क्लियर है? राम परवेश चौरसिया, फरमाइशें मत करो। ये आपका एक वो आता था ना रेडियो प्रोग्राम, हेलो फरमाइश, तो उसमें फ़ोन करके बोलते थे कि हमारे लिए ये गाना चला दिया जाए, ये गाना हम अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहते हैं, ये गाना हम अपने मम्मी को डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फरमाइशें मत करो कि यूट्यूब पर ऐप पर सिर्फ PYQ करा दीजिए। PYQ यूट्यूब पर सारा करा दिए हैं, जाके देखो, ढूंढो, जो हमें पढ़ाना है वो हमें पढ़ाने दो, क्यों फरमाइशें कर रहे हो? ठीक है, हमें पता है ना क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बेस्ट है बच्चों के लिए। तुमने एक चीज सोच लिया अपने दिमाग में कि PYQ ऐप पर करा दिए जाएं सारे, और तुम उन्हीं चीज की डिमांड कर रहे हो। जितना भी जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उनके साथ सारा CPQ तो देते ही हैं SP नोट्स में, है ना। और साथ ही साथ जो जहां तक संभव हो पाता है क्लास में एग्जाम्पल के माध्यम से भी तो PYQ कराते हैं। यूट्यूब पर तो तुमने देखा नहीं कि PYQ फ्री है नहीं है, यूट्यूब पर जाके लिख रहे हो कि PYQ फ्री नहीं है, PYQ डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है। चार्टर की पुष्टि हो गया, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ पर जनरल असेंबली, इसको महासभा भी कहते हैं। कौन कौन सा इसके अंग है ना, तो ये ध्यान में दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। सबसे पहला अंग है सामान्य सभा, जनरल असेंबली, इसी को महासभा भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी सभा है, ठीक है। ये क्या है? सबसे बड़ी सभा है। सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व जो है यहां पर है। 193 देश जो सदस्य हैं वो सब इनके पार्ट होते हैं। जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ को सब ज्वाइन करता है, जो भी कंट्री, वो इस जनरल असेंबली का पार्ट होता है। इसकी मीटिंग में उसके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, यहां पर उनको सुना जाता है। प्रत्येक देश को एक वोट मिला हुआ है इस सामान्य सभा के अंदर में, जनरल असेंबली के अंदर में, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो, सबको क्या मिला हुआ है? एक वोट मिला है। छोटा से छोटा कंट्री जो इसको सब ज्वाइन किया है, सबको वोटिंग का वैल्यू कितना मिला? 1 मिला हुआ है। वार्षिक सत्र की बात करें तो हर साल सितंबर महीने में जनरल असेंबली की एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें सारे ही देश जो है यहां पर शामिल होते हैं। तो साल में एक बार जनरल असेंबली सामान्य सभा की मीटिंग होती है, और जितने भी देश होते हैं सभी सदस्य देश जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये इसका भाग होते हैं। इसके प्रमुख कार्य हैं कि बजट का अनुमोदन करना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट होता है, अपना सालाना खर्चा भी होता है, तो उसके बजट को अनुमोदन करना। नए सदस्य देशों को स्वीकार करना, कि जो नया देश अगर इसमें ज्वाइन करना चाहता है तो उसको स्वीकार करने का काम भी, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना लिया जाए, उनको उनका जो एप्लीकेशन आया उसको मान लिया जाए, ये काम भी कौन करता है? जनरल असेंबली ही करता है। शांति और सुरक्षा पर डिटेल्ड में चर्चा करता है, पूरी दुनिया में कहां पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अगर कहीं पर आगजनी हो, जैसे अमेरिका में आगजनी हो गई तो उस पर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत दिनों तक बहस हुई थी, तो शांति और सुरक्षा के ऊपर जो है ना एक लंबी डिस्कशन यहाँ पर होती है। सभी कंट्रियों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, है ना, प्रतिनिधि, वो अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रखते हैं सामान्य सभा के अंदर में, जनरल असेंबली के अंदर में, ठीक है। ये एक जनरल है, जनरल समझ रहे हो ना, जनरल असेंबली है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो 6 अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला है सामान्य सभा, जनरल असेंबली या महासभा जिसको कहते हैं। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडीज है, यही इसी का सभी सदस्य बनना चाहते हैं। UNSC बोलते हैं इसको, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC। भारत भी इसका सदस्य बनना चाहता है। दुनिया में सिर्फ 5 कंट्री है जो इसका परमानेंट सदस्य है,
और यही सबसे इंपॉर्टेंट बॉडीज है पूरे यूनाइटेड नेशन को, यही चलाती है। हर देश इसका सपना देखता है कि हम इसका सदस्य बन जाएं, ठीक है। तो अगर बात करें इसके सदस्यों की, तो इसमें दो तरह के सदस्य होते हैं। कितने तरह के सदस्य होते हैं? तो इसमें दो तरह के सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। कहोगे सर वो दो तरह के सदस्य कौन कौन से हैं, एक बार बता दीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहां पर दो तरह के सदस्य होते हैं और एग्जामिनेशन में यहां से पूछा जाता है सवाल। एक देखो होता है P5 जिसको बोलते हैं परमानेंट 5, और एक होता है T10 जिसको बोलते हैं टेम्पररी 10, ठीक है। P5 T10 क्या होता है? ये P5 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या किया, पहले ही इसको ज्वाइन कर लिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, ये परमानेंट सदस्य कहलाए। और बाद में है ना क्या हुआ कि 10 और अस्थायी सदस्य की सीट बनाई गई, जो क्या होता है, जो बार बार रिटायर्ड होता है, जो क्या होता है 2 वर्षों के लिए चुना जाता है और रिटायर्ड होता है। भारत भी टेम्पररी 10 में ही आता है, और ये क्या होता है अल्टरनेटिव तरीके से एक फॉर्मूला के तहत चुना जाता है, फिर रिटायर्ड होता है, फिर 2-4 साल 5 साल 6 साल नहीं चुना जाता है, फिर 6-7 साल के बाद 10 साल के बाद भारत की बारी आती है, 8-10 साल पे फिर एक बार चुना जाता है। तो हर देश को है ना रोटेशन वाइज जो है यहां पर टेम्पररी 10 का सदस्य जो है बनाया जाता है। और ये जो सदस्य बनता है इसके लिए भी वोटिंग होती है, वोट जो लाता है वही यहां पर बन पाता है। तो भारत भी दूसरी बड़ी कंट्रियों को सपोर्ट कर देता है। ये 5 को छोड़ करके बाकी भी तो बड़ी कंट्री बसते हैं, ब्राजील वगैरह है ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, तो इन सब को सपोर्ट कर देता है भारत। तो वो लोग को कभी बना देता है और भारत भी 10 साल में 8-10 साल में दोबारा से फिर से एक बार और चुन के आ जाता है। यही सब चलते रहता है। जाके समझो क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा कैफे वाले से जहां फॉर्म भरने जाओगे, ठीक है। सारा सा डॉक्यूमेंट लेते जाओ, 2 मिनट में समझ जाओ, ठीक है। और अगर नहीं तो हमने एक वीडियो बना दिया है इसके ऊपर कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ऑफिशियल वाला फॉर्म वाला आया ना, उसको देख लो एक बार कि वहां पर क्या क्या लगेगा, जो लिखी हुई बात थी उसको एक्सप्लेन किया है हमने। तो बात करते हैं कि 5 जो परमानेंट 5 है उसमें कौन कौन है। तो परमानेंट 5 के अंदर में हमारा अमेरिका है नंबर 1। अमेरिका जो है ये परमानेंट सदस्य है यूएनएससी का। रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। तो कुल मिलाकर के ये 5 है। कौन कौन हो गया देखिएगा, यूएसए है, कहोगे हाँ सर है। रशिया बड़ी कंट्री है, क्या लगता है रशिया नहीं होगा? होगा ना। अच्छा चाइना भी है, चाइना को तो हम ही सपोर्ट करके बनवाए, हम ही मतलब हम लोग सपोर्ट करके बनवाए थे चाइना को। फिर उसके बाद देखो क्या फ्रांस है, हाँ जी फ्रांस भी है। क्या ब्रिटेन है? तो हाँ ब्रिटेन भी है। ब्रिटेन क्यों नहीं होगा, ये तो बहुत बहुत पुराने जमाने से ही बहुत आगे था, भारत पे भी कब्जा किया, अमेरिका पर भी कब्जा किया। तो इनकी ऐसे भी यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह सबसे पहले आया, दबदबा इनका बहुत पुराने जमाने से था। और जब इतनी बड़ी मीटिंग बन रही होगी, बॉडी बन रही होगी, क्या ब्रिटेन को कोई छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता ना। ये तो लीडर था उस समय, यूएसए लीडर था, ब्रिटेन लीडर था। और फ्रांस की भी बहुत जगह कॉलोनियां थी, फ्रांस भी काफी डेवलप था। आपको पता है कि फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर कितने सारे प्रतिबंध लगवाए थे। द ट्रीटी ऑफ पीस में, वर्साई की ट्रीटी जो हुई थी, फ्रांस और जर्मनी की बहुत युद्ध हुई थी। तो फ्रांस पहले से ही बहुत आगे है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन काफी फेमस है और बहुत पहले फ्रांस के अंदर में क्या कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आ गया, सब कुछ आगे आगे वहां पर हो रहा था। तो फ्रांस भी काफी जागरूक था, एक्टिव था और अच्छी अर्निंग कर रहा था। ब्रिटेन तो लीडर था ही, यूएसए लीडर था ही, और रशिया एक बड़ी कंट्री तो था ही, समझ रहे हैं ना, रशिया भी था। और चाइना जो है बाद में सदस्य बना। तो जब ये बना था तब ये 4 सदस्य जुड़ गए थे, यूएसए, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन। यूएसए और रशिया का 36 का आंकड़ा शुरू से था। यूएसए के अंदर में भी क्या बोल्शेविक क्रांति हुई सन 1917 के अंदर में, वहां भी चेंजेस हुए। तो रशिया के अंदर में बोल्शेविक क्रांति हुई, वहां भी चेंजेस हुए, अच्छे अच्छे चेंजेस हुए। और रशिया भी काफी तेजी से तरक्की करने लगा। तो जहां जहां पर चेंजेस आए, भारत तो गुलाम रहा 1947 तक। अगर भारत थोड़ी सी आजाद, भारत में पहले से ही बहुत गरीबी थी, अगर भारत पहले से आजाद हो चुका होता 1900 के समथिंग में, 1905 1910 में, तो शायद भारत भी इसका सदस्य हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए यूएसए, रशिया, चाहे फ्रांस, ब्रिटेन। आप कहोगे कि चाइना हमसे 1 साल पीछे 1948 में आजाद हुआ, ये बात सच है, लेकिन चाइना की पॉलिसी ही वैसी थी, काफी ग्रोथ यहां पर देखने को मिली। और फिर चाइना जब यहां पर बनना चाहा तो हम लोगों ने सपोर्ट करके इसको बनवा दिया। यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, ये 5 जो हैं परमानेंट 5 जो हैं, ये 5 सदस्य हैं। इनके नाम याद रखना, अक्सर पूछे जाते हैं। और T10 के जो सदस्य होते हैं ये हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। मुख्य कार्य देख लेते हैं इनका। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखता है ये, इंटरनेशनल पीस को बनाना और सिक्योरिटी, पूरी दुनिया में सिक्योरिटी वगैरह को देखना, ये इनका काम होता है। सैन्य कार्रवाई, अगर कोई देश मनमानी कर रहा है और इंटरनेशनल
जो कानून है उसको नहीं मान रहा है और सारे ही देशों से लोहा लेने लगेगा, यूएसए, रसिया फसिया सबसे, तो समझ लो कि फिर उसकी खैर नहीं है। यहां पर यूएनएससी में ये लोग सब एक मीटिंग बुलाएंगे, परमानेंट 5, और जो भी डिक्लेरेशन, जो भी यहां पर सब मिल करके एक बार अगर कह दिए कि यूनाइटेड नेशन का पे जो है ना, यूनाइटेड नेशन के थ्रू जो है बैन लगना चाहिए उस कंट्री पर, तो वहां पर बैन लगा दिया जाएगा। उसकी पूरी जो ट्रेड है वहां पर उसको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचेगा, और सैन्य कार्रवाई भी है ना, सेना भेज करके भी उस देश पर कार्रवाई कर सकते हैं। ये लोग अपनी सेना तो भेज ही सकते हैं, प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के पास, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी सेना भी होती है। अपनी सेना कहां से होती है कि जैसे भारत जो है अपने 10-20 हजार सैनिकों को दे दिया, यूएसए 10,000 सैनिक को दे दिया, रसिया 20,000 सैनिक को दे दिया, ब्रिटेन अपने 5-6 हजार सैनिक को दे दिया, चाइना भी अपने 10,000 सैनिक को दे दिया। इस तरह से कितना हो गया, 70-80 हजार हो गया, 1 लाख सैनिक हो गए। इसी तरह से इनके पास सैनिक रहता है, तो सैन्य कार्रवाई और आर्थिक प्रतिबंध लगाने में ये बड़ा माहिर है। ठीक है, वीटो शक्ति क्या होता है, देखो ये पांचों ही कंट्री जब भी मीटिंग के लिए बैठेंगे, अगर 5 में से एक भी बोल दिया, सब गपशप हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है इसको करते हैं, ठीक है, सब गपशप हो गया, लेकिन बाद में रसिया बोला ना मेरा मूड नहीं है कि तुम लोग जो फैसला ले रहे हो ना इसको हम माने, हम नहीं मानते, जाओ हम नहीं मानते, तो पता इतनी देर बाद जो किया ना सब बेकार हो गया। ठीक है, तो अगर 4 कंट्री भी एक साथ हो जाएगा, अगर 5वां कंट्री, कोई भी कंट्री, ब्रिटेन हो, चाइना हो, कोई भी परमानेंट मेंबर अगर उठ के खड़ा होकर कह दे कि भैया तुम जो करने जा रहे हो ना गलत है और हम तुम्हारा साथ नहीं देते इसमें, जाओ हम इसको नहीं मानते इस फैसला को, तो वो फैसला वहीं धरा रह जाएगा। यानी कोई भी फैसला लेने के लिए पांचों के पांचों को तैयार होना जरूरी है। एक आदमी भी नकार दे तो वो फैसला नहीं होगा। इसी को बोलते हैं वीटो पावर, है ना, ये बहुत शक्तिशाली पावर मिला हुआ है। 4 लोग एक साथ भी हो जाएंगे तो नहीं होगा, पांचों जब तैयार होगा तभी जाकर के कोई फैसला हो सकता है। इसको बोलते हैं वीटो शक्ति। केवल अस्थायी सदस्यों के पास ये पावर है। तो यूएनएससी जो भी फैसला लेती है ना वो वीटो पावर से ही खत्म हो जाता है। जैसे सोचेगा भारत ने परमाणु ये किया, परीक्षण किया, वहां पर बोला कि प्रतिबंध लगा दिया जाए भारत पर, तो फिर रशिया हमारे साथ उठ के खड़ा हुआ कि नहीं भारत ने अपने आत्म सुरक्षा में ऐसा किया, तो फिर क्या हुआ, वो जो प्रतिबंध है वो वहीं पर धरा का धरा रह गया। पाकिस्तान अक्सर चाइना से मिलकर के हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है और यूएनएससी में हम पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाना चाहता है, लेकिन हमारे साथ कौन खड़ा है? ये यूएसए भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का पहले हुआ करता था। आज यूएसए थोड़ा न्यूट्रल हो गया है, देख रहा है कि पाकिस्तान जो है चाइना के गोद में जा रहा है, तो बोला जाओ तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम्हें हम कुछ करते ही नहीं है, जाओ तुम्हारी जो किस्मत है करो। तो यूएसए भी अब दिमाग उतना नहीं लगाता है पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, हमारी दोस्ती रसिया से पहले अच्छी है। जब भी कोई मुसीबत आती थी रसिया हमारे लिए खड़ा होता था। याद है जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो वहां पर बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा यूएसए जो है वो भेज रहा था पाकिस्तान को मदद करने के लिए। नहीं सॉरी, जब इंडिया ने बांग्लादेश में अपनी सेना को भेजा बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए सन 1974 ईस्वी में, तब ये यूएसए का बेड़ा जो कि बगल में ही था, एक द्वीप पर था, वो वहां से सीधा यूएसए का एक बहुत बड़ा बेड़ा जो है जहाजों का बेड़ा वो धीरे धीरे बांग्लादेश की तरफ आ रहा था। और वहां पर आने के बाद हड़कंप मचता, पाकिस्तान की सेना जो है और आती और यूएसए भी उसका मदद करता, फिर वहां पर हम लोग पिट जाते, हमारे सैनिक वहां पर मरते, हारते फिर हम लोग। तो हमारे सैनिकों ने हार नहीं माना और इंदिरा गांधी जैसी क्या बोलेंगे ब्रेव प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने सीधा रशिया को कॉल लगाया और कहा कि देखो एक मैत्री समझौता हमसे आपसे कुछ महीने पहले हम लोगों ने किया था, पहले ही मैत्री समझौता करके आए थे रसिया से कि भैया इंडिया को कुछ होगा तो रसिया खड़ा रहेगा और रसिया को कुछ होगा तो भारत खड़ा रहेगा। यह फैसला करके आई थी वो, उसको पता था कि जब हम यहां से बांग्लादेश में सेना भेजेंगे तो यूएसए जो है ना वो जरूर कुछ ना कुछ पागलपन करेगा, तो यूएसए को संभालने के लिए रसिया ही था। रसिया सामने आएगा तभी यूएसए रुक सकता है, यूएसए को डर रसिया से ही लगता था और किसी से नहीं लगता था। तो भारत ने पहले ही मैत्री समझौता कर लिया। जब यहां पर आर्मी भेजा, बांग्लादेश में उथल पुथल हुआ, इंटरनेशनल पूरा मार्केट गर्म हो गया बाजार कि भैया अब क्या होगा अब क्या होगा, तब फिर यहां पर क्या हुआ कि भैया तुरंत इन्होंने फोन किया कि देखो भैया यूएसए का बेड़ा आ रहा है, हमारे सैनिक बहुत घबरा जाएंगे, मोटिवेशन लेवल काफी डाउन हो जाएगा, तब क्या होगा। तब यहां पर रशिया ने कहा कि चलो 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 आ रहे हैं इंतजार करो। बोला यूएसए को, यूएसए संभल जाओ, सोच लो हम आ रहे हैं, अपना बेड़ा भेज दिया। बोला यूएसए अगर आगे बढ़ा तो पहला युद्ध हमसे करना होगा, अगर यूएसए इंडिया की तरफ आगे बढ़ा तो पहला युद्ध हमसे करना होगा, हमसे जीतो तब इंडिया की तरफ तुम आग दिखाना। ठीक है, तो समझ सकते हो। तो क्यों नहीं हम रशिया को अपना
दिल से दोस्त माने, उस कंडीशन में बचाया था इन्होंने। आंखों में आंसू आ गए ये कहानी दोहराते हुए, ठीक है। चलो मुख्य कार्य कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखें, सैन्य कार्रवाई करना और वीटो पावर का इस्तेमाल करना। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये तीसरा जो है सदस्य है। एसपी नोट्स तो ऑलरेडी प्रिंट आउट है, हो रहा है, जो भी बैच लिए हैं वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। कैसे प्रिंट आउट करना है इस पर एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है, उसको देखिए। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपका तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। मुख्यालय कहां पर है? हेग, नीदरलैंड में है। अक्सर मुख्यालय पूछ लिया जाता है। 15 न्यायाधीश है ना, 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कोई भी न्यायाधीश जो है 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कुल मिलाकर के सदस्यों की संख्या जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये कोर्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। जब भी दुनिया भर में कुछ गलत होता है तो इस कोर्ट में केस करके उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है उस देश के लिए, ठीक है। पढ़ लो फैजान कमर। 15 न्यायाधीश होते हैं। देशों के बीच विवादों को, जब भी कोई दो देश के बीच झगड़ा होता है तो यहीं पर केस करके वो झगड़ा को सुलझाया जाता है। कानूनी राय प्रदान करने का भी यहां पर एक परामर्श देता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। पाकिस्तान खूब जाता है आईसीजे हम लोगों के खिलाफ। कोई बात होगा आईसीजे में जाकर के केस करो भारत के खिलाफ, कोई बात होगा भारत के खिलाफ जाकर के केस करो, यही करता है वो। चलो चौथा नंबर पे आते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोसॉक, ठीक है। कितने सदस्य हैं टोटल? 54 है ना। 3 वर्षों के लिए चुना जाता है, एक सदस्य 3 वर्षों के लिए चुना जाता है। इकोसॉक का मेंबर होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। कार्य क्षेत्र बात करें, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण और मानव अधिकार संबंधी मामलों पर जो है काम करता है ये इकोसॉक। 5वां जो सदस्य है, 5वां जो कैटेगरी है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, सेक्रेटरिएट जिसको बोलते हैं, है ना। इसका जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है, महासचिव, ठीक है। वर्तमान महासचिव की बात करें, एंटोनियो गुटरेस है, जो 2017 से, है ना, इसके अभी तक सदस्य बने हुए हैं। तो कहेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का महासचिव कौन है? तो आंसर क्या होगा? एंटोनियो गुटरेस होगा। यूनाइटेड नेशन का महासचिव अगर ऐसा करके पूछ ले तो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का महासचिव होता है ना। इसका जो प्रमुख होता है, जो सेक्रेटरिएट होता है, इसका प्रमुख कौन होता है? सेक्रेटरिएट का प्रमुख महासचिव होता है। महासचिव वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटरेस है, 2017 से अभी तक बना हुआ है। बात करें मुख्यालय से प्रशासनिक और कार्यकारी कार्यों का संचालन होता है। ये जो मुख्यालय होता है, यहां से प्रशासनिक सारे काम, है ना, सारे कार्यकारी काम जो है वो यहीं पर होता है, ठीक है। यहीं से क्लास चलता है, ठीक है। चलो फैजान कमर, कोई बात नहीं, अभी हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं एड्रेस वगैरह। 6वां नंबर है न्यासी परिषद, जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं। उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने का काम जो है इसके द्वारा होता है। 1994 के बाद ये निष्क्रिय हो गया। पहले जब उपनिवेश कंट्री थे, जैसे ब्रिटेन ने 20 कंट्री पर कब्जा कर रखा है, फ्रांस ने 20-30 कंट्री पर कब्जा कर रखा है पूरी दुनिया में। तो जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना तो एक सदस्य बना, एक टीम बनाया गया न्यासी परिषद का, ट्रस्टीशिप काउंसिल का, और कहा कि देखो छोटे छोटे देशों को अगर बड़ी मछलियों ने कब्जा कर रखा है तो बड़े देशों को कहो कि उनको खाली करे। तो उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाना, जो भी उपनिवेश गुलाम कंट्रीज थे उसको आजाद कराने के लिए ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और 1994 के बाद जब सारे कंट्री लगभग में आजाद हो गए तो ये अब बेकार सा हो गया है न्यासी परिषद। तो कुल मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने आप कहोगे कि कितने इनके ऑर्गन हैं, कितने भाग हैं, कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। नंबर 1 जनरल असेंबली, महासभा। दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको सुरक्षा परिषद कहते हैं। तीसरा आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चौथा इकोसॉक। पांचवा ट्रस्टीशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और छठा जो है वो आपका न्यासी परिषद, जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। और 5वां में आ जाता है सेक्रेटरिएट, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, और जिसके जो प्रमुख होते हैं वो महासचिव होते हैं। वर्तमान के महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं। ये सब चीजें आप जान गए। चलिए यहां पर कुछ एजेंसी है, प्रमुख एजेंसी, और उसके मुख्यालय और उद्देश्य को समझते हैं। जैसे यूएनएससीओ, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की का जो अगर देखोगे मुख्यालय कहां पर है? पेरिस के अंदर में। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में ये काम करते हैं। यूनिसेफ की बात कर लेते हैं, ये न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और ये बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं। WHO की बात कर लें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जेनेवा में इसका मुख्यालय है। वैश्विक स्वास्थ्य सुधार के लिए काम करते हैं, पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के लिए ये काम करते हैं। रिसर्च वगैरह होता है पूरी दुनिया में स्वास्थ्य में, कहां क्या है, अफ्रीका में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है, किस
देश में हेल्थ का कंडीशन कितना खराब है, ये सारा रिसर्च करना, उनको एडवाइस करना, कोई नई बीमारी आई है उस पर रिसर्च करना, उन पर उनके लिए दवाइयाँ बनाना, ठीक है। तो WHO जो है अपने इस तरह से कार्यक्रम चला करके मानव अधिकार को देखती है और दुनिया भर में अपनी डॉक्टर्स को भेज के, टीम को भेज करके वहां पर जो दिक्कत है, जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करती है। तो WHO का जो मुख्यालय है ये जेनेवा में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात करें FAO, इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है, कृषि और खाद्य सुरक्षा से ये रिलेटेड है, ठीक है। IMF की बात करें, ये वाशिंगटन DC के अंदर में IMF का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति, जो फाइनेंस है पूरी दुनिया के अंदर में, उनको देखती है और पूरी दुनिया में कब मंदी आ सकती है, क्या आ सकती है, दुनिया में मंदी से कैसे बचा से जा सके, है ना। जो दूसरी कंट्री है जो पैसे से जूझ रही है, अच्छा विकास कर सकती है, तो इनके पास थोड़े पैसे भी होते हैं, तो ये IMF जो है पैसे लगाने का भी काम करती है, लोन भी प्रोवाइड करती है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका पूरा नाम होता है। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, पूरी दुनिया में ना उथल पुथल ना मचे, मतलब जैसे 1932 में क्या हुआ था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था 1929 ईस्वी में, 1929 में, तो वैसा माहौल ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ILO की बात कर लेते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये जेनेवा में है। श्रमिक अधिकार, जो मजदूर वर्ग हैं उसके अधिकारों के लिए पूरी दुनिया भर में ये लड़ा करते हैं ILO। इसके अलावा बात करें UNHCR, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन रिसोर्स है उससे संबंधित है। तो शरणार्थियों की जो सहायता है, जो एक देश से दूसरे देश भागे हुए लोग हैं, अपनी जान बचा करके भागे हैं, शरण लिए हुए दूसरे देशों में, जैसे अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है, जैसे अगर देखोगे आपका युद्ध हो रहा है किसी कंट्री के अंदर में, जैसे अभी हाल ही में देखोगे आपका मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, वहां पर आप देखोगे इजराइल के साथ किस तरह का इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है, इजराइल और दूसरी कंट्रियां जो हैं उनके साथ युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे किस तरह से वहां पर लोग जो है अपनी जान बचा करके दूसरी जगह भाग रहे हैं। कहीं पर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गया है ना, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, तो लोग जो है, या फिर किस तरह से म्यांमार बर्मा के अंदर में बर्मा सरकार ने अपने सैनिकों के माध्यम से वहां पर जो 2 समुदाय के लोग थे, तो मुस्लिम्स पर किस तरह से अत्याचार किए, वहां पर मारने की कोशिश किया गया, तो लोग वहां से जान बचा करके बॉर्डर तोड़ के जिधर से उनको मिला जगह उस तरफ भाग गए। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे शरणार्थी आकर के यहाँ पर बसे हुए हैं। तो इस तरह से ये जो संस्था है वो जो ऐसे ही, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी से हो, युद्ध की स्थिति में हो, या अच्छी ऐसी कंडीशंस में, जैसे बांग्लादेश के अंदर में पाकिस्तान बहुत हड़कंप मचा रहा था, है ना, जो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था पहले, तो वहां से इंदिरा गांधी के समय में लाखों शरणार्थी जो है बांग्लादेश से वो अपनी जान बचा करके यहाँ पर आए थे, और फिर बांग्लादेश को जीत करके इंदिरा गांधी ने गिफ्ट कर दिया कि भैया लो, और यहाँ से जितने शरणार्थी थे लगभग बहुत सारे यहाँ से चले गए और अपने देशों में जाकर के वो शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये है आपकी प्रमुख एजेंसियां। संयुक्त राष्ट्र की क्या क्या उपलब्धियां हैं? शांति स्थापना मिशन इन्होंने चलाया, अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में सक्रिय रहे। भारतीय सैनिकों की ने प्रमुख योगदान भी यहाँ पर दिया, भारत के सैनिक जो है यहाँ पर जाकर के बहुत लड़ाई की है। मानव अधिकार संरक्षण की बात कर लेते हैं। 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यहाँ पर इनके द्वारा किया गया। पर्यावरण संरक्षण में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया यूनाइटेड नेशन ने। 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन्होंने किया, यहाँ पर इनकी मेन लीड इन्होंने किया। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में भी बहुत अहम योगदान रहा संयुक्त राष्ट्र संघ का। सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो 2015 में लागू किया गया, उसमें भी बहुत इसमें योगदान रहा। गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, है ना, ऐसे 17 लक्ष्य हैं, उन पे भी ये जो है उनको भी यहाँ पर ये जो है रेगुलेट करती है, उनको भी यहाँ पर देखती है। संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफी पुराने हैं। भारत खुद संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक रहा है। जब बन रहा था उस समय भारत खुद मौजूद था और कहता था कि हाँ ऐसी संस्था होनी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर में। भारत के योगदान क्या क्या है? शांति स्थापना मिशन जब भी भेजा जाता है भारत उसमें नंबर 1 रहता है, अपने सैनिकों को आगे भेजता है। सतत विकास लक्ष्य में सक्रिय भागीदारी अपनाता है और काफी इंटरेस्ट यहां पर दिखाता है पूरी दुनिया के सामने। भारत और सुरक्षा परिषद, है ना, भारत जो है अभी फिलहाल अस्थायी सदस्य है। 2021-22 में आखिरी बार अस्थायी सदस्य रहा था। हर 2 साल पर मेंबर रिटायर होते हैं,
लेकिन भारत जो है अस्थायी सदस्यता के लिए भी दावेदारी समय समय पर करते रहता है। हम लोग दावेदारी बार बार ठोकते हैं कि भैया हमको P5 में जोड़ लिया जाए, उसको P6 कर दिया जाए। जैसे हम बात करते हैं तो उसी तरह से ब्राजील भी हमारे जैसा ही वो विकास कर रहा है, लगभग भारत के कह लो कि जिस स्थिति में भारत है उस स्थिति में भी ब्राजील है। तो ब्राजील जैसे अन्य कंट्रियां भी यहाँ पर दावा, जर्मनी वगैरह है, ये लोग भी दावा ठोकते हैं कि हमें भी बना लिया जाए। ठीक है, तो यही दिक्कत आ रही है और अभी तक भारत जो है स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। और महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो मूल रूप से 51 देशों ने हस्ताक्षर किया, तब जाके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। महिला अधिकार सम्मेलन 1975 में पहला सम्मेलन जो है मैक्सिको के अंदर में हुआ। जलवायु परिवर्तन समझौता 2015 में पेरिस समझौता जो है वो यहां पर हुआ, है ना। तो क्या हमने सीखा? हमने सीखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक समस्याओं के समाधान और शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसकी विभिन्न एजेंसियां जो हैं और कार्यक्रम जो है वो सतत विकास और साथ ही साथ मानवीय सहायता के लिए समर्पित है। पर तो ये ध्यान में रखिएगा। और जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है वो इससे जुड़े हुए सवाल जो है अक्सर यहां से पूछे जाते हैं, इसलिए इस विषय पर जो है आपको पूरा जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अच्छे से इसको मन लगा करके पढ़िए, हर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में ये आपको पूछा जाता है। अब आते हैं टेस्ट के ऊपर, यहां पर देख लेते हैं टेस्ट देख लेते हैं। टेस्ट में 25 क्वेश्चन है, टाइम होगा 20 मिनट का। कितना मिनट? 20 मिनट। चूंकि अभी अभी बहुत गहराई से हम लोग पढ़े हैं तो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, टेस्ट देखते ही हम लोग आंसर देंगे। फटाफट 1 से लेकर के 25 तक नंबरिंग कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आप लोगों ने पढ़ा है, करेक्ट आंसर होगा न्यूयॉर्क के अंदर में। आंसर हो जाएगा 1 का बी नंबर। अगला सवाल पर चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का बी नंबर। अगला सवाल है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 2 सदस्य हैं, एक अस्थायी एक अस्थायी। अस्थायी पूछेगा तो P5, अस्थायी पूछेगा तो P5 और टेम्पररी पूछेगा तो T10 है। ठीक है, T10 जो है ना हर 2 साल पर रिटायर होते रहता है, ये तो ध्यान में रखिएगा। T10 हर 2 साल पर रिटायर होते रहता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 5। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा कि कुल मिलाकर के आधिकारिक भाषाओं की देखें तो यहां पर 6 आधिकारिक भाषा है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर 4 का 6। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो आंसर होगा वर्तमान महासचिव जो है एंटोनियो गुटरेस है, तो करेक्ट आंसर होगा 5 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महासभा का वार्षिक सत्र कब आयोजित किया जाता है? तो आंसर होगा महासभा का वार्षिक सत्र जो है सितंबर में आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का बी। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ट्रिगवे ली जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है कब बना था? तो याद रखिएगा भारत जो है जब ये बन रहा था तभी से भारत खड़ा था, तो आंसर होगा सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सदस्य है। याद रखिएगा यूएनएससी का सदस्य भारत नहीं है, यूएनएससी का जो सदस्य है वो 5 मेंबर है P5 और यूएनजीए के अंदर में 193 देश है, तो भारत उसी में शामिल है, 193 देशों की लिस्ट में शामिल है। और जब ये बना था ना 24 अक्टूबर 1945 तभी से भारत जो है इसका सदस्य है। अगला सवाल, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? तो याद रखिएगा कि दुनिया के अंदर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो आपके कितने? 17 हैं। आगे है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड ये लड़ती है, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड यहां पर काम करती है। करेक्ट आंसर होगा यूनिसेफ जो है न्यूयॉर्क में है। करेक्ट आंसर होगा यहां पर 10 का बी नंबर। अगला सवाल, याद है हम लोग को बचपन में ड्रॉप पिलाया जाता था पोलियो से बचने के लिए, यूनिसेफ का डब्बा होता था, याद है? आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि किस सम्मेलन में हुई? 11वां नंबर प्रश्न, याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहते हैं संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का उद्देश्य स्वास्थ्य सुधार है? स्वास्थ्य सुधार संबंधित कौन है? तो स्वास्थ्य संबंधित वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का सी नंबर। अगला सवाल देख लेते हैं, कहते हैं कि वीटो शक्ति किस अंग के अस्थायी सदस्यों के पास है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 है ना, परमानेंट 5, उन्हीं के पास है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा के में प्रत्येक सदस्य देशों को कितने वोट मिलते हैं? है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली यूएनजीए के अंदर में एक देश एक वोट का कंसेप्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा कि एक देश को एक वोट है। क्लियर है? नहीं पढ़े रहते तो फिर नहीं दे पाते। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कुल सदस्य देश कितने थे? जब ये स्थापना हो रहा था 24 अक्टूबर 1945 को, तब ये उस समय कितने देश थे? तो कुल मिलाकर के 51 देशों ने हस्ताक्षर किया, भारत भी उनमें से एक था। अगला सवाल, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का मुख्यालय जो है ना ये कहां पर है? यूनेस्को। 16वां नंबर सवाल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस के अंदर में जो है इसका मुख्यालय है।
करेक्ट आंसर होगा 16 का। अगला सवाल, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने का समय सीमा, कब तक का समय सीमा रखा है, कब तक हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करना है? 2030 तक कहा गया है, लेकिन मुश्किल सा लग रहा है, नहीं होगा, 50 तक भी नहीं हो पाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 8, आंसर हो जाएगा 15, तो आंसर हो जाएगा यहां पर 15, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 24 अक्टूबर 1945 को चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला सवाल, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? VVI क्वेश्चन है, ये तो बहुत पूछा है, बिहार बीएड में एक साल ये सवाल पूछ लिया था कि WHO का मुख्यालय कहां पर है। 20वां नंबर सवाल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेवा के अंदर में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का सी नंबर, जेनेवा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, FAO का मुख्यालय कहां पर है? FAO 21वां नंबर सवाल, करेक्ट आंसर होगा खाद्य और कृषि, करेक्ट आंसर होगा 21 का बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है? 22वां नंबर, तो याद रखिएगा कितनी बार बन चुका है, तो अब तक कुल मिलाकर के अगर पूछेगा तो 8 बार अभी तक भारत जो है बन चुका है, नहीं पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज जो है कब अपनाया गया? 23 नंबर में, याद रखिएगा 1947 ईस्वी में इसका ध्वज को अपनाया गया। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहां पर है? बहुत अच्छा सवाल है, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा के अंदर में है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा इसका कार्यकाल जो है वो आपका 5 वर्षों का होता है, ठीक है, 5 वर्षों का होता है, 25 का यहां पर सी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने यहां पर 10 से 15 मिनट के अंदर में किया। सरस्वती बैच 3 एकदम नया बैच है, ये सारे फीचर से लैस है ये बैच, है ना, बहुत सारी चीजें मिलती है एग्जाम से रिलेटेड। सभी डीएलएड वाले जरूर देखेंगे, बाकी बीएड वाले बच्चे भी देख सकते हैं कैसे टॉपर्स बनते हैं, कैसे 110 नंबर तक आप ला सकते हो, जैसे टॉपर्स ने लाया। टॉपरों की टिप्स है वहां पर कैसे पढ़ना है। पेड कोर्स में जाना है और बैच को परचेज करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। सरस्वती बैच 3 के नीचे अप्लाई कूपन पे इंडिया लगाएंगे और अभी 29 जनवरी से पहले अगर आप लोग लेते हो तो आपको रिपब्लिक डे का डिस्काउंट मिलेगा। पे ऑनलाइन पर क्लिक करना, फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारा नंबर है ना। अगर आपको पेमेंट में दिक्कत होती है, आपके दोस्त वगैरह पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनको बोलो कि इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके स्कैनर मांग ले, हमारी टीम स्कैनर देंगे और उनको फिर ऐड करवा देना। एक बार ऐड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ऐप ओपन करना है, सबसे नीचे माई कोर्स का ऑप्शन है, माई कोर्स पे क्लिक करना है। फिर आप क्या करो, यहाँ पर रिकॉर्डेड लाइव टेस्ट का ऑप्शन है ना, व्यू कोर्स पे आ जाओगे। फिर वहां पर क्लिक करने के बाद रिकॉर्डेड से सारी क्लास देख सकते हो, लाइव से लाइव क्लास देख सकते हो और टेस्ट वाले ऑप्शन से सबसे नीचे टेस्ट होगा, वहां से आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। तो कैसा लगा ये पढ़ करके आपको? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, इसके जो SP नोट्स आएंगे वो कमाल के होंगे, ठीक है, आप एक बार उसको देख लेना। दिल से धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।